तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 में। तो मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या नवपाषाण युग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण युग। नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू किया। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। वहीं नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रय बनाना भी शुरू कर दिया। क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो देमाबाद है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या ओडिशा में। तो देमाबाद है महाराष्ट्र में। देमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निरंजन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। बीपी बॉपरडीकर ने इसकी खोज की थी। वहीं देमाबाद से हड़प्पाकालीन ताम्ररथ भी मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश या कोणार्क उड़ीसा। तो इसमें से सही नहीं है ऑप्शन ए, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, जबकि हम्पी है कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और कोणार्क है उड़ीसा में। तो गलत युग्म है ऑप्शन ए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या चंडीगढ़। तो अग्रसेन की बावली स्थित है दिल्ली में। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। निम्न से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। 1940, 43, 45 या 46 में। तो इसका आंसर है 1946 ऑप्शन डी। अंतरिम सरकार 1946 के प्रमुख सदस्य थे। तो प्रमुख सदस्य और एक तरफ है संबंधित विभाग। तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध था राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामलों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध था खाद्य व कृषि से। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध था गृह, सूचना एवं प्रसारण से। वहीं सरदार बलदेव सिंह का संबंध था रक्षा मंत्रालय से। जगजीवन राम श्रम, जौनमथाई उद्योग व नागरिक आपूर्ति, लियाकत अली खां वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, आसफ अली रेलवे व परिवहन, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, सी राजगोपालाचारी कला व शिक्षा, CH भाभा कार्य खान व ऊर्जा, वहीं अब्दुल रब्स निस्तार डाक व वायु। अंतरिम सरकार 1946 का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार 1946 15 अगस्त 1947 तक चली, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थात भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन तक। अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वहीं वायसराय परिषद का प्रमुख एवं जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। वहीं अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
तो इसका आंसर है संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं हेतु निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना यह दिया गया है। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व में 10 वर्षों की वृद्धि है। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? बॉम्बे, लाहौर, मद्रास या कराची? तो इसका आंसर लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए। वहीं लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का आशय अब से पूर्ण स्वराज होगा। वहीं लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। निम्न से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। वर्ष 1938 में हरिपुरा जो है गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सहयोगी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया तथा लगातार दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वहीं कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से अनबन होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया एवं तत्पश्चात वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। किस अधिनियम के द्वारा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया आरंभ की गई? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसने कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। वही बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। आपातकाल के दौरान वायसराय द्वारा परिषद की सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी किया जा सकता था। हालांकि ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक होती थी। क्वेश्चन निम्न से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए रेलवे। भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। रेलवे, बैंकिंग, होटल, शिक्षा आदि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। वहीं प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन या निष्कर्षण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं कृषि, डेयरी, खनन, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। वहीं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। वहीं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचक। इनमें से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? तो संबंधित है कृषि उपकरण निर्माण। द्वितीयक क्षेत्र में मानव गतिविधियां कच्चे माल को उत्पादों या वस्तुओं में परिवर्तित करती हैं। यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि उपकरण निर्माण द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है। तो कहलाती है प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय। द्वितीय क्षेत्र से आते हैं विनिर्माण और निर्माण। तृतीय क्षेत्र में है बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार आदि। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है तृतीय क्षेत्र। भारत में वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। द्वितीय स्थान पर द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। किस मौलिक भौतिक मात्रा की एसआई इकाई को 2019 से प्लैंक स्थिरांक माप द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा? तो इसका आंसर था द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में कहा जा सकता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाता है? तो कहलाता है अल्पतमांक। की विमा MLT -2 है। तो यह है बल, गति, घर्षण और अस्थितिक घर्षण की। भौतिक राशि विमा और एसआई मात्रक है। क्षेत्रफल की है L², इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। कार्य की विमा है ml⁻², और T की पावर -2 जिसका मात्रक है जूल या न्यूटन मीटर। गुप्त ऊष्मा की विमा है L² और T की -2 और इसका मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। पृष्ठ तनाव का विमा है m⁻² और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति की विमा है ml⁻² और T की -3 और इसका मात्रक है जूल प्रति सेकंड या वॉट। वहीं जड़त्व आघूर्ण का विमा है ml⁻² और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द्रव्यमान घनत्व का आयाम है। तो द्रव्यमान घनत्व का आयाम होगा ऑप्शन ए ml⁻³ T की पावर 0। वहीं आयतन का विमा है L⁻3। वहीं एसआई मात्रक है मीटर क्यूब। चालकीय MT-1 और उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग की विमा है MT-1 और उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। दाब की विमा है ml⁻1 और T की पावर -2 और उसका मात्रक है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहीं गतिज ऊर्जा की विमा है ml⁻2 और T की -2 और इसका मात्रक है जूल। शक्ति की है ml⁻2 और T की -3 और इसका मात्रक है जूल प्रति सेकंड या वॉट। जड़त्व आघूर्ण का है ml⁻2 और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जैसा कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होगी जूल। ऑप्शन ए। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगे बल के परिणाम और उसके द्वारा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन से परिभाषित होता है। कार्य W बराबर बल F इंटू विस्थापन S। कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल होता है। क्वेश्चन है, अरलाम मेल वर्ली और रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतीय नृत्य की निम्न में से किस शैली से जुड़ी हैं? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और एक तरफ है उद्गम राज्य है। तो कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। वहीं रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 1956 तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1957 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन, शोभना नारायण निम्न से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण का संबंध है ऑप्शन बी कथक से। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य एवं उनसे संबंधित नर्तक हैं। कथक से हैं शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, अच्छन महाराज। वहीं भरतनाट्यम से हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी एवं मल्लिका साराभाई, लीला सैमसन और टी बाला सरस्वती आदि। वहीं मोहिनी अट्टम से हैं जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा आदि। वहीं कथकली से हैं कूचू कुरूप, गोपीनाथ कृष्णन, शांता राव एवं कलामंडलम, रमन कुट्टी नायर आदि। क्वेश्चन था, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रामदयाल शर्मा का संबंध है
रासलीला से। पंडित रामदयाल शर्मा भरतपुर राजस्थान के प्रमुख नौटंकी कलाकार हैं। वही पंडित रामदयाल शर्मा को संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। फागों एवं खोरिया हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। वहीं खोरिया लोक नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली नृत्य का संबंध है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं नाटी, गद्दी, पंगवाली और झमाकड़ा। बिहार के हैं जटा, जटिन, विदेशिया और पवरिया। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जवारा, मटकी, माच। वहीं उत्तर प्रदेश के हैं रासलीला, नौटंकी। राजस्थान के हैं घूमर, गणगौर और कालबेलिया। क्वेश्चन है, हम्पी के विठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 56। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजया विठल मंदिर में 56 नक्काशीदार स्तंभ हैं जो मधुर संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने करवाया था। वहीं विठल मंदिर का निर्माण वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया है।